स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस वो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है इज ए प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सब्सटेंस। सब्सटेंस में बी फ्यूज स्टेट और एक्वस स्टेट टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। जब हम लोग जो है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कि फ्यूज स्टेट में है हो या तो वो एक्वस स्टेट में हो, उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास कराते हैं तो उस सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है, केमिकली वो चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए substance may be fused state or aqueous state to bring about a chemical change. ओके, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब हम उस सब्सटेंस से पास कराते हैं तो उसमें एक केमिकल चेंज होता है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और द सेल इन विच द इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिस सेल में हम लोग ये इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि 10th वगैरह में भी हम लोग पढ़े होंगे कि अगर कॉपर जो है, जब कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर लार्ज स्केल पर, जब इंडस्ट्रियली जब हम लोग उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से, तो वो इम्प्योर स्टेट में होता है। और वो इम्प्योर को जब प्योर फॉर्म में बदलना होता है, यानी कि प्यूरिफिकेशन करना होता है, जब कॉपर को, इम्प्योर कॉपर को जब प्यूरिफाई करके प्योर कॉपर में बदलना होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया जो है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए एक वेसल है, इस वेसल में हम लोग जो है 2 इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, और इस इलेक्ट्रोड में जो इम्प्योर जो हमारा कॉपर है उसका एक थिक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, और जो प्योर हमारा जो कॉपर है उसका एक थीन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इसको हम लोग सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, जिस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, इसका नाम एनोड कहते हैं। प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे जिस इलेक्ट्रोड को, तो उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग यहाँ एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग करंट पास कराते हैं तो ये जो इम्प्योर एनोड है ना, ये प्रोसेस क्या होता है कि कॉपर सल्फेट जो होता है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या है एक्चुअल में, कॉपर 2+ आयन और सल्फेट का 2- आयन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कॉपर 2+ आयन जो होता है वो यहाँ से मूव करता है कैथोड की ओर, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की ओर मूव करके कैथोड पे जाता है, और कैथोड पे जाकर के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होकर के इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये क्रिया जो हुई वो कैथोड पे हो रही है। ठीक, और फिर एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे क्या होता है, ये जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन वो मूव करके जाता है, मूव करके टुवर्ड्स एनोड, एनोड की ओर मूव करता है, और एनोड पे जा करके क्या होता है कि वो कॉपर से रिएक्ट करता है, यानी कि दिस इम्प्योर एनोड, इम्प्योर जो कॉपर एनोड है इज अटैक्ड बाय द सल्फेट आयन। सल्फेट आयन जाकर के कॉपर से, यहाँ कॉपर जो है प्योर कॉपर, उससे जाके रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके कॉपर 2+ आयन के रूप में ये कॉपर जो है, कॉपर जो इसके ऊपर है वो कॉपर Cu2+ आयन बन करके वो सोल्यूशन के अंदर आ जाता है। तो यानी ये सॉलिड जो है, सॉलिड कॉपर जो है यहाँ से निकल करके जो है कॉपर 2+ आयन के रूप में सोल्यूशन में आता है, और वो कॉपर 2+ आयन जो है फिर जाकर के कॉपर पे 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर सॉलिड के रूप में बदल करके इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये क्रिया जो होती है, तो इस क्रिया को ही हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे
जो हमारे एक्टिव मेटल्स होते हैं उसका एक्सट्रैक्शन भी इस मेथड से किया जाता है। प्यूरिफिकेशन बहुत सारे मेटल के किए जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग माने किसी के ऊपर कोई मेटल का जो कोटिंग करना होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ओके, इस इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित जो है रिलेटेड फैराडे ने 2 लॉ दिया था। उस लॉ को आप देखिए, फैराडे ने लॉ दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो यहाँ पहला लॉ वो क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, यानी कि जब हम ये इसमें करंट पास कराएंगे, करंट जब हम पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो ऐसा किसी दूसरे केसेस में हो सकता है, यहाँ भी कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो, कुछ यहाँ डिपॉजिट हो, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो। तो कह रहा है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed through the electrolyte, maybe in the state of fused state or maybe of solution के फॉर्म में ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और ये मेल्ट के फॉर्म में हो सकता है, यानी फ्यूज स्टेट में हो सकता है। तो ये क्लियर कहता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे, जैसे इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर, तो उसका जो अमाउंट है कि वो कॉपर जो डिपॉजिट यहाँ हो रहा है वो कितना अमाउंट में वो डिपॉजिट होगा, तो वो फर्स्ट लॉ कहता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूशन और मिल्ट। ओके, यानी कि क्लियर है ना कि अगर मान लो कि सपोज दैट कि व्हेन क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट, सपोज डब्ल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मीन्स कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। ओके, तो यानी कि डब्ल्यू क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कराने पे सपोज करो कि डब्ल्यू सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो हम ये लिखेंगे डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ओके, क्लियर है ना? फर्स्ट लॉ क्लियर है एकदम कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इक्वल टू जेड क्यू। तो यहाँ पर ये याद रखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो जेड है वो क्या है, तो जेड जो है, जेड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। बहुत क्लियर ये समझ लीजिए, जेड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। आगे चल करके देखेंगे एक नाम और भी आएगा जो केवल नाम जाना जाएगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट, यानी केवल उसको इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट, तो वो एक अलग चीज़ होता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक अलग चीज़ है। ओके, अब फिर Q इक्वल टू तो हम लोग जानते ही हैं I इंटू टी होता है, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो W इक्वल टू क्या हो गया, जेड इंटू आई इंटू टी। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स ऑफ कुछ हमने मेटल का यहाँ पर लिख दिया है। जैसे देखिए जेड की वैल्यू Ag के लिए होता है 0.001181, फिर जेड फॉर Cu तो 0.000324 होता है, फिर यहाँ पर जेड ऑफ हाइड्रोजन तो 0.00040105। ठीक है, तो इस तरह का ये जेड का मान, जेड को डिफाइन करना चाहिए तो क्या करेंगे, जेड ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ इट liberated at any electrode when 1 कूलाम चार्ज इज पास्ड। जब हम Q का मान 1 कर देंगे, अगर 1 कूलाम चार्ज पास कराने पे जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रोड पे रिलीज होगा, वो अमाउंट को ही हम उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्लियर? ये जेड को याद रखिएगा, नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ। अब हम सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ में देखिए क्या कहता है ये, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
मान लीजिए कि दो या दो से ज़्यादा जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, जिसमें कि किसी में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, किसी में सिल्वर सल्फेट का है, किसी में कॉपर सल्फेट का है। इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक हम सेल लिए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा रहा है। और इन सबों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, एक बैटरी के थ्रू मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ। तो सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे तब तो इसका मतलब है कि वो जो भी चार्ज इसमें फ्लो करेगा वो सभी इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल हैं उसमें सेम क्वांटिटी में चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि गिवन टाइम में सेम करंट फ्लो होंगे। गिवन टाइम में जो है सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो हमारा जो है वो सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो होगा। तो Q इक्वल टू आई इंटू टी, तो आई इंटू टी जब करेंगे तो आई सबके लिए सेम है, टी का टाइम भी सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो करंट पास हो रहा है वो भी सेम है, तो Q का मान भी सेम होगा। तो कहता है कि अगर माने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर सेम अमाउंट ऑफ यानी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाए तो कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रोड हैं उस पर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो रिलीज होंगे, जो वहाँ पर लिबरेट होंगे, ठीक है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम quantity of electricity passed through the electrolytic solution are directly proportional to their chemical equivalent weights। वहाँ पे अभी अभी हम लोग याद दिलाएं, जेड को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं, यहाँ पर एक दूसरा नाम है केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। यानी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेकर के अगर उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, और उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं पास कराऊं तो जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड एट द डिफरेंट इलेक्ट्रोड, जैसे यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होंगे तो यहाँ पर जो है सिल्वर डिपॉजिट होंगे, तो ये अलग अलग जो सब्सटेंसेस वहाँ पे लिबरेट हो रहे हैं उसका जो अमाउंट होगा वो अपने ही केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर जो जितना अमाउंट में यहाँ डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर जो सिल्वर डिपॉजिट होगा तो सिल्वर का जो अमाउंट है वो अपने ही सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से ये सेकेंड लॉ कहता है कि सेकेंड लॉ, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। ओके, तो लेट मान लेते हैं कि W1 एंड W2 भी द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड पे W1 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है और इस इलेक्ट्रोड पे W2 हो रहा है। ओके, और ये जो भी सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है उसका केमिकल इक्विवेलेंस मान लीजिए E1 है, और यहाँ पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उस सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंस E2 है। ये सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंस E1 है और यहाँ पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट कितना है, E2, कैपिटल E2। ओके, तो let W1 and W2 be the amounts of different substances liberated at electrode of different electrolytic cell by passing the same amount of charge। ये याद रखना, सभी में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को ही पास कराना है। ठीक है, तो एंड सपोज दैट E1 and E2 आर देयर रिस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। केमिकल इक्विवेलेंस वेट उसके जो हैं वो मान लेते हैं E1 and E2 आर देयर रिस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट। देन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ, W1 अपॉन E1 इक्वल टू होगा W2 अपॉन E2 इक्वल टू कांस्टेंट। उसी तरह तीन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेकर के चलेंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा W3 बाई E3, फिर आगे हो जाएगा W4 बाई E4, और ये सभी के सभी जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये मेरा सेकेंड लॉ है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ में हम लोग देखे क्या, W इक्वल टू क्या था, ZQ, W इक्वल टू ZQ। तो हम यहाँ से चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इस W1 के जगह पर कर देंगे Z1
इंटू क्यू, और W2 की जगह Z2 इंटू क्यू। तो यहाँ पर Z1 कर देंगे क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ Z1 इंटू क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा Z2 इंटू क्यू, और क्यू तो मेरा सेम ही है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कराया गया है, इसलिए Q यहाँ भी रहेगा, Q कैंसिल हो गया, तो Z1 बाई E1 इक्वल टू हो गया Z2 बाई E2। ये सेकेंड लॉ मेन ये है, और इसी को जब फर्स्ट लॉ से आप थोड़ा फर्स्ट लॉ को यूज करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा Z1 बाई E1 इक्वल टू Z2 बाई E2। ओके, अब नोट में याद रखिएगा चूंकि सेकेंड लॉ से हम लोग क्या देखेंगे, Z1 अपॉन E1 इक्वल टू Z2 बाई E2। ओके, यानी कि अब मैं क्या करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, यहाँ भी और इधर भी, लेफ्ट को भी हम इसको पलट दे रहे हैं और राइट को भी पलट कर दिए। E1 अपॉन Z1 इक्वल टू E2 बाई Z2। ओके, तो E बाई जेड इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। E1 बाई Z1 इक्वल टू E2 बाई Z2 इक्वल टू मतलब हो गया कि E बाई जेड का मान क्या है, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा E बाई जेड का जो मान होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसका जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट का जो मान होता है, और उसको जब उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट से जब उसको डिवाइड करिएगा तो ये मान हमेशा कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट मान जो है ठीक फैराडे कांस्टेंट के इक्वल होता है, E बाई जेड इक्वल टू एफ। ठीक है, यानी जेड अगर कभी निकालना चाहो तो जेड इक्वल टू E बाई एफ भी कर सकते हो। एफ इज द फैराडे कांस्टेंट, E बाई जेड का मान फैराडे कांस्टेंट के इक्वल होता है। और 1 फैराडे जो होता है वो हमेशा नोट एकदम याद कर लीजिए ये बात कि 1 फैराडे जो होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। 1 फैराडे इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मान होता है 96487 कूलम पर मोल। ओके, 96487 कूलम पर मोल। और कहीं कहीं आप रफली देखोगे इसका इस्तेमाल लोग करते हैं 96500 राउंड ऑफ करके, लेकिन अगर उसका कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है एफ का मान ऐसे कभी कभी जो है क्वेश्चन में डाल दिया जाता है 96500 राउंड ऑफ करके, ठीक। तो लेकिन वो अगर दे दिया गया क्वेश्चन में तो ठीक है उसका इस्तेमाल करिए, अदरवाइज 1F की जगह पर आप इसी को लिखिएगा अगर वो गिवन नहीं है तो 96487 कूलम पर मोल। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि केमिकल इक्विवेलेंट एक नया टर्म यहाँ पे आया है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ब्रीफ में मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केमिकल इक्विवेलेंट वेट का डिफिनेशन क्या है। एन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द पार्ट्स बाय मास। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द पार्ट्स बाय मास, मास के विचार से उसका कितना भाग ऑफ इट विच कंबाइंस विथ 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बाय मास और 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन, और replaces the same parts of hydrogen, oxygen और chlorine from the substance in a chemical reaction। यानी किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये होता है कि उसका कितना पार्ट्स बाय मास हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट्स से कंबाइन करता है, या फिर ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन करता है, या फिर क्लोरीन के 35.5 पार्ट से कंबाइन करता है, या फिर इतना ही पार्ट्स को, सेम पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है उस सब्सटेंस के किसी भी सब्सटेंस जो है उससे उतना पार्ट जो है उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, या तो कोई जैसे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या है तो वो बोलेंगे कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट वेट मीन्स है कि हमारा पार्ट्स बाय मास ऑफ इट विच कंबाइंस विद द 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन या 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन, और रिप्लेसेस द सेम पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन फ्रॉम द सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान वो इतना ही पार्ट्स को वो उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ
कि व्हेन इक्विवेलेंट वेट इज एक्सप्रेस, और याद रखिएगा जैसे कि आप जैसे याद होगा ना कि आपको जैसे कि मॉलिकुलर जो मास लिखते हैं हम लोग, तो ऐसे मॉलिकुलर मास का तो कोई होता नहीं है मतलब कि उसका यूनिट, लेकिन जब उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग ग्राम मॉलिकुलर मास कहते हैं, ठीक है। उसी तरह इक्विवेलेंट वेट जो है उसका जो है कोई यूनिट नहीं है, लेकिन जब उसको ग्राम में हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ओके, फॉर एग्जांपल में देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्युमिनियम हमको तो फाइंड करना है कि ये अल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। तो देखिए कोई कंपाउंड, जैसे हमने एक कंपाउंड लिया है AlS3, AlS3 में आप क्लियर देखिए हाइड्रोजन का जो है 3 यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो इसका टोटल बाय पार्ट्स बाय मास कितना हो जाएगा 3 इंटू 1.008, जो नियरली आप मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, तो हो गया 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद द 27 पार्ट्स ऑफ अल्यूमिनियम। तो हम ये जानना चाहिए इस कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स जो है, चूंकि 1.008 को नियरली 1 मान लीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद द 27 पार्ट्स ऑफ अल्यूमिनियम। तो बाय डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं कि 1 पार्ट यानी 1.008 पार्ट का मतलब नियरली 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन उस सब्सटेंस के कितने पार्ट्स से कंबाइन कर रहे हैं, तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं 27 पार्ट्स ऑफ अल्युमिनियम से बाय मास, तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है कितने से कंबाइन करेगा अल्युमिनियम के 27/3 पार्ट्स से बाय मास, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 9 पार्ट्स बाय मास ऑफ अल्युमिनियम। तो इसलिए हम यहाँ पर अल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे 9 के इक्वल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्युमिनियम इज 9। ओके, यानी हमको जानना है कि इसमें अल्युमिनियम का जो है, अल्युमिनियम का अगर इक्विवेलेंट वेट अगर हमको निकालना है तो हमको मालूम करना हो कि हाइड्रोजन का एक पार्ट इस अल्युमिनियम के कितने पार्ट से कंबाइन कर रहा है। क्लियर? तो इसके कंपाउंड के अकॉर्डिंग देखिए 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद द 27 पार्ट्स ऑफ अल्युमिनियम, तो सो देयरफॉर 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 27/3 इक्वल टू 9 पार्ट्स ऑफ अल्यूमिनियम, सो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्यूमिनियम इक्वल टू 9। हम यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए 1.008 को लगभग हम 1 के बराबर मान के हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट तो इसका मान 1.008 होता है, ठीक है। अब जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जानने मान लीजिए, तो देखिए वाटर में H2O है, वाटर में H2O फार्मूला होता है वाटर का H2O, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद द 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन का 2 पार्ट जो है ऑक्सीजन के 16 पार्ट से बाय मास कंबाइन कर रहा है। तो बताइए इसका कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के कितने पार्ट से कंबाइन करेगा, तो 16/2, यानी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद द 16/2 पार्ट्स, यानी कि 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, सो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8। उसी तरह देखिए आप कोई तीसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। हमको H2SO4 का हमको जानना है कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर H2SO4, तो H2SO4 को हम अगर NOH से रिएक्ट कराएं तो कितना क्या होगा 2NOH गिव्स Na2SO4 + 2H2O। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो H2SO4 में ये रिएक्शन के दौरान यहाँ से देखिए SO4 से 2 पार्ट जो है हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो रहा है, यानी टोटल ये H2SO4 देख रहे हैं हमारा H2SO4 बना रहा है Na2SO4, यानी कि इसका मतलब है कि इस पूरे H2SO4 का टोटल वेट कितना होता है 98 पार्ट्स बाय मास। ओके, तो उसमें से 2 पार्ट ये रिप्लेस हो रहा है, 2 पार्ट यहाँ से रिप्लेस हो रहा है। तो बताइए कि 1 पार्ट रिप्लेस होने के लिए इसका कितना मास चाहिए। केमिकल रिएक्शंस के दौरान इसमें देख रहे हैं कि रिएक्शन के दौरान इस पूरे H2SO4 से 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस होकर के यही 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इसके साथ चला जा रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जाकर के वाटर बना ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाकर के हमको ये देखना है, सिंस अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम 98 पार्ट्स ऑफ H2SO4,
यानी 98, पूरा इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 98 आएगा। तो 98 पार्ट्स ऑफ H2SO4 से 2 पार्ट हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो रहा है, तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय 98/2 इक्वल टू 49 पार्ट्स ऑफ H2SO4। सो देयरफॉर देख रहे एक पार्ट कितने से कितने पार्ट्स ऑफ H2SO4 से रिप्लेस होगा, तो 98/2 इक्वल टू 49, तो 49 पार्ट्स ऑफ H2SO4, दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू 49। ओके, इसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखने की कोशिश करिएगा कि उस सब्सटेंस का कितना पार्ट हाइड्रोजन कितने पार्ट से कंबाइन कर रहा है, या क्लोरीन कितने पार्ट 8 पार्ट से कंबाइन कर रहा है, या सॉरी ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन कर रहा है, या क्लोरीन के 35.5 से कंबाइन कर रहा है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ओके, या तो फिर ये कोशिश करिए जानने का कि उस सब्सटेंस से इतना ही पार्ट को रिप्लेस होने के लिए उसका कितना पार्ट्स की जरूरत पड़ रही है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि रिप्लेस हो रहा है 98 से 2 पार्ट से रिप्लेस हो रहा है, तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय 98/2 इक्वल टू 49 पार्ट्स ऑफ H2SO4। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज 49। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को शॉर्टकट में निकालने के कुछ फार्मूले होते हैं, वो सब आप याद रख लीजिए, तो आप इजी वे में इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो ना, जैसे आप H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो आप क्या करोगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर लिखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, और नीचे उसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड के बेसिसिटी से डिवाइड कर दो। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ H+ आयन फर्निश्ड। रिएक्शंस के दौरान इसमें H आयन कितने बन रहे हैं, तो देख रहे रिएक्शंस के दौरान में 2H यहाँ से रिलीज हो रहा है, 2H, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो हैं जो फर्निश होंगे, जो बनेंगे, उसकी संख्या से भाग दे देना है, उसी को हम लोग बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ H+ आयन फर्निश, तो H2SO4 की बेसिसिटी जो है यहाँ पर जो है 2 है, तो देखिए 98 यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे 98, और इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, तो 2 से भाग देंगे तो 49। तो बाय इस तरह से बेसिक जो फॉर्मूला एक्चुअल में दिया हुआ है, जो डिफिनेशन उसके अकॉर्डिंग भी हमने निकाला, तो ये आया था 49, और इससे भी निकाले तो 49। लेकिन अगर रिएक्शंस के दौरान आपका रिएक्शन इस तरह का होता है, ऐसा ना हो करके H2SO4 + 2NOH गिव्स Na2SO4 + 2H2, ऐसा ना हो करके रिएक्शन अगर ऐसा होता है H2SO4 + NOH गिव्स NaHSO4 + H2O। मान लीजिए कि वो रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट बन रहा है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है प्लस H2O। तो यहाँ देखिए क्लियर, इस रिएक्शंस के दौरान आप देखेंगे तो इस H2SO4 में से केवल एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज हो रहा है, HSO4 इसका रही जा रहा है, HSO4 से एक सोडियम कंबाइन करके NaHSO4 बन रहा है, यानी कि H2SO4 में से रिएक्शंस के दौरान केवल एक हाइड्रोजन जो है वो मेरा रिप्लेस हो रहा है, तभी नहीं है HSO4। यहाँ पे देखिए क्या है, दो HSO4 है, उसमें से एक HSO4 तो रह गया, तो इसका मतलब एक ही तो हाइड्रोजन यहाँ से हटा है और एक OH से कंबाइन करके वाटर बना लिया, यानी कि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन आयन फर्निश हुआ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वो केवल 1 है। इसलिए जब इस रिएक्शंस के दौरान अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालने की कोशिश करोगे EH2SO4, तो आप 98 को 1 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इस H2SO4 का जो बेसिसिटी है वो 1 माना जाएगा, तो इक्वल टू 98। इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 98 होगा, जबकि इस रिएक्शंस के दौरान अगर मैं देखूँ इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग तो इक्विवेलेंट वेट मेरा 49 होगा। ठीक है ना, तो रिएक्शंस पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स होता है, रिएक्शन पे भी बहुत सारे एलिमेंट का तो बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन बहुत सारे में वेरी करता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए डिफिनेशन में क्लियर लिखा गया है, इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के दौरान ही हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए अगर बेस का निकालना हो आपको इक्विवेलेंट वेट, तो आप लिखोगे E इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन में एसिडिटी ऑफ बेस से भाग दोगे, यानी कि एसिडिटी का मतलब होता है कि उसमें मोल्स ऑफ OH माइनस कितने बन रहे हैं, मोल्स ऑफ OH माइनस आयन फर्निश, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान OH आयन कितने रिप्लेस हो रहे हैं उससे, तो हम उसको एसिडिटी कहते हैं। तो जैसे NOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो NOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, और इसमें देखिए एक ही रिप्लेसेबल जो OH आयन है
इसमें से रिप्लेसेबल OH आयन की संख्या केवल 1 है, तो हम यहाँ 1 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NOH 40। फिर साल्ट का अगर देखना हो, साल्ट का अगर देखना हो तो आप यहाँ पर साल्ट का लिखोगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट अपॉन में मोल्स ऑफ मेटल एटम इनटू वैलेंसी ऑफ द मेटल। यानी जैसे आप Na2SO4 का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दो। लिखने के बाद इसमें मेटल जो हैं एटम देखो क्या है 2, तो 2 लिखिए। और इस सोडियम का वैलेंसी कितनी होती है 1, तो आप यहाँ 2 × 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे सोडियम जो है ना मेटल, उसका देखो संख्या कितना है, तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखो 2, और इसकी वैलेंसी सोडियम मेटल की यहाँ वैलेंसी कितनी है 1 है, तो आपको 1 यहाँ लिखो। तो 142 को 2 से डिवाइड करो 71 आ रहा है, तो हम कहेंगे Na2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 71 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो आप देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन में, जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे तो उसमें उस दौरान में या तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यही बात हो सकती है। तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तो उसका लिख देंगे। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है तो रिड्यूसिंग एजेंट का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, और अपॉन में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। यानी पर मोल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंजिंग हो रहा है उससे मैं भाग दे दूंगा, उससे मैं डिवाइड करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए KMnO4 जो है इन एसिडिक मीडियम में, KMnO4 एसिडिक मीडियम में चेंज होता है Mn2+ में। KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में चेंज Mn2+ में चेंज होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है +7, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और यहाँ जब ये Mn में बदला है ये पर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ओके, तो चेंज कितना हुआ 7 से +7 से +2 हो गया, यानी चेंज कितना हो रहा है 5 का। तो हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल टू लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे KMnO4 का, वो 158 है, अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 का चेंज हो रहा है तो 5 से भाग देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 31.6। ओके, फिर जैसे आपको KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम में लिखना है, तो अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 जो है चेंज होता है MnO4 2- में, इन अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में MnO4 2- में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका Mn का देखेगा निकाल के, तो +7 है और यहाँ पर है +6, तो केवल 1 का चेंजिंग हो रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल टू 158 मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 इक्वल टू 158। तो ध्यान देना इस बात का, क्योंकि इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट वेट कोई फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि वो रिएक्शंस पे कि किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, तो उस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग उसका इक्विवेलेंट वेट लिखा जाता है। ठीक है, फिर जैसे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में चेंज हो रहा है 2Cr3+ में। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है +6, Cr का है +6, तो टोटल एटम कितने हैं इसके Cr2। एक मोल में K2Cr2O7 में 2 एटम ऑफ Cr है, तो एक Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है, तो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव नंबर्स होंगे इसमें कितने हो जाएंगे 6 × 2 इक्वल टू 12। और यहाँ पर देखिए Cr का कितना है 3+, और ये Cr2 यहाँ 2Cr में कन्वर्ट हुआ है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा चार्ज, तो 2 × 3 इक्वल टू 6। यहाँ +12 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, +12 से +6 में, यानी ओवरऑल 6 का चेंजिंग हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर 6 में 6 का चेंजिंग हो रहा है पर मोल ऑक्सीडेशन नंबर 6 का चेंज हो रहा है। इसलिए मैं K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करूँगा, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा और उसको मैं 6 से भाग दे दूंगा, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि Fe2+ का निकालना है आपको इक्विवेलेंट वेट, तो Fe का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट लिखिए यहाँ पर, लिख करके इस पर देखिए कितना चार्ज है 2 ना, तो 2 से भाग दे दीजिए आप, तो 28 हो गया। Fe3+ का निकालना है तो 56 लिखिए आयरन का एटॉमिक वेट, और चार्ज कितना है इसका 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। SO4 2- का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, कोई रेडिकल टाइप का है तो इसका निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या करो, इसका लिखो मास।
ठीक। तो यहाँ पर हो गया, इस आयंस का मास लिख दो यहाँ पर, तो 96, और देखो कितना चार्ज है इस पर, 2 माइनस, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 48 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो याद रखना, कोई भी फॉर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है अगर, तो उसमें याद रखना कि अगर इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट जब ले रहे हैं तो कैटाइन भी होंगे, एनाइन भी होंगे ना, तो टोटल इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो इक्वल टू ई कैटाइन प्लस ई एनाइन के इक्वल होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनाइन। जैसे आप देखो Na2SO4 ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, हालांकि Na2SO4 का इक्विवेलेंट वेट तो यहाँ से निकाल के हम लोग देखें 71 है। अब मैं इस फॉर्मूले से निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ देखिए कैसे, कैटायन मेरा क्या है यहाँ सोडियम, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस आयन लिखेंगे, प्लस यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन लिखेंगे, ओके। तो Na का इक्विवेलेंट वेट कितना लिखेंगे, देखिए Na का एटॉमिक वेट 23 होता है, इस पर कितना चार्ज है +1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, प्लस सल्फेट का यहाँ पर एटॉमिक, इसका मास कितना, तो टोटल 96, और इस पर चार्ज कितना है 2 माइनस, तो 96 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। तो ये डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, ये 23 ऐड करके देखिए 71, ऐड करने पर ये 71 आ रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट हम निकाले तो भी 71 आ रहा है। ऑल एंड वेट का हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। चूँकि सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मोलरिटी होता है, परसेंटेज बाय मास होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन होता है, मोलिलिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, तो बहुत टाइप होते हैं। तो उसी में हमारा एक और भी टर्म होता है, चूँकि इक्विवेलेंट वेट जब मैं जान जाऊँगा तो एक जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का एक टर्म और होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी। मोलरिटी तो हम लोग जानते ही हैं, मोलरिटी कैसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। उसी तरह नॉर्मेलिटी जो होता है वो एन डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये याद रखिए, जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, गिवन मास को आप लोग क्या करते हो, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो, तो हम लोग को मालूम हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसी तरह से थोड़ा याद रखना इसमें कि अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, तो याद रखने को कि उसका गिवन मास, सॉल्यूट के गिवन मास को उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत क्लियर है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करना हो तो उसका गिवन मास, जो भी गिवन मास होगा उस गिवन मास को उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिएगा। अभी अभी हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने के बहुत सारे तरीके बताए है ना, तो और उसका फिर नीचे लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा जाता है, नॉर्मेलिटी में एन से डिनोट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट लिखा जाता है, ठीक है। इनमें आपस में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो याद रखिएगा कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो इक्वल टू मोलरिटी इनटू फैक्टर होता है, फैक्टर एक्स। अब ये फैक्टर क्या, तो नॉर्मेलिटी तो ठीक है, ये वाला हो गया, मोलरिटी जो है ये हो गया। आइए ये फैक्टर क्या है, तो फैक्टर क्या है, तो वेयर एक्स इज ए फैक्टर विच रिलेट्स द मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे देखिए Na2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। NOH का निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि H2SO4 का हम लोग निकाले इक्विवेलेंट वेट, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट 2 से डिवाइड किए है ना, H2SO4 का निकालेंगे। तो ये जो 2 है जो कि मॉलिक्यूलर वेट को इस फैक्टर से डिवाइड करने पे हम लोग को ना नॉर्मल इक्विवेलेंट वेट मालूम होता है, यानी इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में ये फैक्टर से रिलेटेड है, ये फैक्टर रिलेटेड है। तो ये जो फैक्टर ये कभी 2 से भाग देते हैं, कभी 1 से दे रहे हैं, कभी 3 से दे रहे हैं, तो वो जो है उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो उसी को याद रखिएगा कि वही जो है ना, जब आप नॉर्मेलिटी निकालने की कोशिश करोगे तो मोलरिटी को आप वो फैक्टर से उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। और ये फैक्टर क्या है, तो वो जो मॉलिक्यूलर वेट को जितना से डिवाइड करने पर इक्विवेलेंट वेट निकलता है ना, यानी मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में जो रिलेशन होता है वो ही फैक्टर कहलाता है, ठीक है, ओके।
वीडियो के अगले वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग जो अभी अभी हम लोग जो पढ़ा है तुम लोगों को, जो फ्राइडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, उसके हम लोग कुछ सवाल वगैरह, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।